मैंने खुदा का नाम लेकर तस्मे को जोर से खींचा। पहली कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया। उसका शोर दोनों स्मगलरों को चौकन्ना कर सकता था, लेकिन हमें अब उनसे कोई गरज नहीं थी। मैंने बटन दबा दिया। कश्ती तेजी से समंदर में दाखिल हो गई। मैंने उसका रुख मगरिब की तरफ मोड़ दिया और कश्ती को साहिल से काफी दूर ले गया। फिर उसका रुख जाफना की तरफ मोड़ दिया। पोशाली भी कश्ती में बैठ गई। समंदर की तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। इंजन के शोर में उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जाफना की तरफ ही जा रहे हो? मैंने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया, मुझे यकीन है, तुम फिक्र मत करो। मोटर की रफ्तार काफी तेज थी। कोई 10 मिनट बाद हम एक टापू के करीब से गुजर गए। फिर एक और टापू आ गया। मुझे बड़ा हौसला हुआ, क्योंकि इन टापुओं की वजह से मुझे यकीन हो गया था कि जजीरा नुमा जाफना के इलाके से गुजर रहा हूँ, जहाँ समंदर में थोड़े थोड़े फासले पर बेशुमार टापू फैले हुए थे। मुझे सिर्फ एक परेशानी थी कि कहीं जाफना कोस्टल गार्ड की कोई मोटर बोट गश्त न कर रही हो। वो हमें चेक कर सकती थी, लेकिन मेरे पास इस परेशानी से बचने के लिए कोई जरिया नहीं था। मैं अल्लाह तवक्कुल कश्ती को समंदर में भगाए लिए जा रहा था। अंधेरे में छोटे छोटे स्याह टापू टीलों की तरह समंदर में हमारे आसपास से गुजर जाते। हमें 15-20 मिनट हो गए। अचानक दूर से समंदर में रोशनियां मुनक्किस होती नजर आईं। मैंने पोशाली को रोशनियां दिखाकर कहा, यकीनन ये जाफना घाट की रोशनियां हैं। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं सीधे रुख पर चलने की बजाय पहलू की तरफ से होकर जाफना घाट या पोर्ट की तरफ जाऊं, क्योंकि कश्ती का रुख सीधा रोशनियों की तरफ था और वहां कोस्टल गार्ड की गश्ती मोटर बोट से मुठभेड़ हो जाने का अंदेशा था। मैंने कश्ती का रुख बाएं तरफ कर लिया। अब रोशनियां दूसरी तरफ रह गई थी। साहिल की स्याह लकीर करीब से करीब तर आती जा रही थी। पोशाली में इंजन बंद करने का मशवरा दिया तो मैंने रफ्तार तेज कर दी। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक साहिल 1-2 फरलांग के फासले पर रह गया तो मैंने इंजन बंद कर दिया। हमने चप्पू निकाल कर समंदर में डाले और कश्ती को साहिल की तरफ ले जाने लगे। इंजन बंद होने के बाद से एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ पानी में चप्पुओं के चलने की आवाज आ रही थी। समंदर पुरसुकून था। आसमान बदस्तूर बादलों से घिरा हुआ था। खुदा का शुक्र था कि बारिश अभी तक नहीं हुई थी, वरना इस इलाके में बड़ी मूसलाधार बारिशें होती थी। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती साहिल के करीब होती जा रही थी। फिर साहिल की लकीर ऊंचे दरख्तों में बदल गई। रोशनियां अब दाएं जानिब काफी फासले पर रह गई थी। जब हमारी कश्ती उथले पानी पर आ गई और चप्पू साहिल की रेत को छूने लगे तो हमने चप्पू खींच कर कश्ती में डाल दिए। कश्ती खुद ब खुद रुक गई थी। हमने अपनी स्टेन गन्ने संभाल ली और कश्ती से कूद कर दरख्तों की तरफ बढ़ गए। अब हमने साहिल के साथ साथ शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हमारी मंजिल जाफना की रोशनियां थी। हम ताड़ और नारियल के दरख्तों के नीचे काफी देर तक अंधेरे में चलते रहे। अब हमें इधर उधर माहीगीरों की झोंपड़ियां भी नजर आने लगी थी। एक तरफ से कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आई। हम माहीगीरों की एक बस्ती के करीब से गुजरे। साहिल समंदर पर जाल लटक रहे थे। झोंपड़ों पर गहरी खामोशी तारी थी। माहीगीर दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद सो रहे थे। हमारी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी और हमें हर शय नजर आ रही थी, खा धुंधली ही सही। हम दरख्तों के बीच से गुजरकर एक कच्चे रास्ते पर आ गए। हम चौकस हो गए थे, लेकिन हमें बखूबी इल्म था कि यहाँ गिरफ्तारी का ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि हमें श्रीलंका की इंटेलिजेंस ने नहीं पकड़ा था। एक गैर मुल्की सिफारत खाने ने अपने किराए के गोरीलों से पकड़वा कर राज उगलवाने के लिए हमें एक नीम फौजी जजीरे पर मुंतकिल किया था। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की इंटेलिजेंस हमें गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि हमने उनके दारुल हुकूमत में वाक़ गैर मुल्की सिफारत खाने की एक अहम रुकन को कत्ल कर दिया था। सिफारत खाने ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाई होगी और हमारी तस्वीरें भी लंका इंटेलिजेंस और पुलिस को दे दी होगी। ये बात हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। मेरा हुलिया उन दिनों काफी बदल चुका था। मेरी दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी, मगर पोशाली पहचानी जा सकती थी। जब मैंने इन तमाम खदशात का इजहार पोशाली से किया तो वो चलते चलते कहने लगी, मेरे बाल छोटे हैं, मगर मैं इन्हें तरशवा कर मजीद छोटा कर लूंगी। मैं मर्दाना लिबास पहन लूंगी, मगर सबसे पहले हमें कोलंबो अपने एजेंट की पनाहगाह में जाना होगा और ये एक लंबा सफर है। पोशाली के अंदेशे दुरुस्त थे। जाफना से कोलंबो तक का सफर एक तवील सफर था। हमें जाफना से रेल पकड़कर टाली मन्नार पहुंचना था। फिर वहां से कोलंबो एक्सप्रेस के जरिए कोलंबो रवाना होना था। इस मकसद के लिए मैंने तमिल लीडर की जेब से सारी रकम निकाल कर अपने पास रख ली थी। अब रात भी ढलने लगी थी। अबर आलूद आसमान पर सुबह का धुंधलका नमूदार होना शुरू हो गया था। कच्चे रास्ते ने हमें किसी गांव की बजाय एक पक्की सड़क पर पहुंचा दिया। उस सड़क पर बिजली का कोई खंभा नहीं था। सड़क की दोनों जानिब ताड़ के दरख्त थे। मैंने पोशाली से कहा, ये सड़क जरूर जाफना को जाती है। वो बोली, यहाँ से अगर हमें कोई लारी या ट्रक मिल जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। दिन निकलने वाला है, हमें सुबह होने से पहले किसी महफूज जगह पर पहुंचना चाहिए। मगर छोटी सी पक्की सड़क पर सन्नाटा छाया था।
वहाँ किसी ट्रक या लारी का दूर दूर तक नामो निशान न था। हम सड़क के किनारे किनारे जरा नीचे उतरकर झाड़ियों के करीब से होकर शुमाल की तरफ चल रहे थे। मैंने पोशाली से कहा कि हमें स्टेन गन्ने कहीं फेंक देनी चाहिए, अब इनकी जरूरत नहीं रही। पोशाली ने जवाब में कहा, गन्ने फेंक देने से हम निहत्ते हो जाएंगे और अगर कोई मुश्किल आन पड़ी तो क्या करेंगे। मगर स्टेन गन्नों का हमारे पास रहना अब खतरनाक था, क्योंकि हम शहरी आबादी में दाखिल होने वाले थे। कहीं कहीं खेतों में बिखरी हुई इक्का दुक्का रोशनियां नजर आने लगी थी। आखिर मैंने पोशाली को कायल कर लिया और हमने स्टेन गन्नों को एक जगह झाड़ियों में फेंक दिया। अब हमें शदीद थकन और प्यास महसूस होने लगी। सड़क पर काफी देर तक चलने के बाद हमें दूर किसी आबादी की रोशनियां नजर आईं। खुदा जाने ये कौन सी बस्ती थी। अभी तक इस अमर की तस्दीक नहीं हो सकी थी कि हम जाफना की मज़ाफ़ात में हैं। गालिब गुमान यही था कि आगे जाफना का बड़ा शहर ही होगा, क्योंकि श्रीलंका के शुमाल में टाली मन्नार के बाद इतनी आबादी और मैदान सिर्फ जाफना शहर के ही हो सकते थे, वरना बाकी सब छोटे छोटे जजीरा नुमा टापू ही बिखरे हुए हैं। हम आबादी के करीब पहुंचकर रुक गए। पक्की सड़क से एक कच्चा रास्ता आबादी की तरफ जाता था। पोशाली ने कहा कि हमें आबादी में दाखिल नहीं होना चाहिए, उससे हटकर आगे निकल जाना चाहिए। प्यास से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। पोशाली मेरे मुकाबले में सख्त जान वाक़ हुई थी। उसने अपनी सख्त जानी और सब्र इस्तिकामत का जगह जगह सबूत बहम पहुंचाया था। मैं उसके किरदार के इस पहलू से बेहद मुतासिर था। हमने उस रास्ते को छोड़ दिया और खेतों में से गुजरते आबादी के अकब में आ गए। जहां हमें एक जगह हैंड पंप नजर आया तो हम उसकी तरफ लपके। हम दोनों ने प्यास बुझाई, मुंह हाथ धोकर ताज़ादम हुए और आगे चल पड़े। अब दिन का उजाला रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा था। आसमान का रंग स्लेटी हो गया था। दूसरी आबादी की रोशनियां दिखाई दी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और जब हम एक बड़ी पक्की सड़क पर आए तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। इस रोशनी में दूर कारखाने की चिमनी और उसके पीछे कुछ इमारतें नजर आईं। मैंने यकीन के साथ पोशाली से कहा कि अब हम जाफना पहुंच चुके हैं। जिस सड़क पर हम चले जा रहे थे ये काफी चौड़ी पक्की सड़क थी। मेरा ख्याल था कि संग मील का निशान कहीं न कहीं नजर आएगा। मैं सिन्हाली पढ़ नहीं सकता था, मगर पोशाली इस जबान में भी बात कर सकती थी। मैं थोड़ी थोड़ी यानी अपने मतलब के मुताबिक सिन्हाली जबान अब समझने लगा था, मगर उसे पढ़ नहीं सकता था। मैंने पोशाली से कहा कि कोई संग मील का निशान आए तो उसे पढ़कर बताए कि हम जाफना से कितनी दूर हैं। चलते चलते सड़क की एक जानिब पत्थर का निशान आया। हम तेज तेज कदम उठाते उसके पास गए। मैंने पोशाली से पूछा कि इस पर किस शहर का नाम लिखा है। पोशाली ने संगे मील पढ़कर बताया कि यहाँ मरवाकली 15 मील लिखा है। खुदा जाने ये मरवाकली किस शहर का नाम है और ये जाफना का ही कोई मज़ाफ़ाती शहर था या नहीं। मैं उलझन में मुब्तला हो गया। कहीं हम श्रीलंका के किसी दूसरे साहिल पर तो नहीं निकल आए जहाँ से हमें किसी ट्रेन के मिलने का इम्कान ही ना हो। पोशाली भी इस मज़ाफ़ाती शहर से वाकिफ नहीं थी। हम संगे मील के पास कदरे मायूसी के आलम में खड़े थे कि पीछे लारी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। हमने पलट कर देखा। दिन की रोशनी में हमें लाल रंग की एक बसनुमा शय नजर आई। मैंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। पोशाली ने तेज लहजे में कहा, क्या करते हो? ये पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है। मैंने हाथ नीचे कर लिया। पोशाली ठीक कह रही थी। इसका मुझे ख्याल नहीं आया था, मगर वो एक खाली बस थी जो शायद अपने डिपो से निकलकर शहर मरवाकली जा रही थी। ड्राइवर ने शायद मेरे साथ एक औरत को देखकर बस रोक दी। पोशाली ने आगे बढ़कर सिन्हाली में उसे कुछ कहा। उसने मुस्कुरा कर कोई जवाब दिया। पोशाली ने मुझे बस में सवार होने का इशारा किया। बस बिल्कुल खाली थी। हम बस में सवार हो गए। बस शहर की तरफ रवाना हो गई। पोशाली कहने लगी, ये बस मरवाकली जा रही है, वहां से हम कोई दूसरी बस पकड़ लेंगे। मैंने ड्राइवर से ये नहीं पूछा कि यहाँ से जाफना शहर कितनी दूर है। मेरे अंदर एक बेचैनी सी लगी हुई थी। मैं मालूम करना चाहता था कि हम कहाँ आ चुके हैं। मैंने पोशाली से कहा कि वो ड्राइवर से जाकर जाफना के बारे में दरियाफ्त करे। पोशाली ने मेरी तरफ देखा और जरा सा मुस्कुरा कर बोली, इस वक्त तुम मुझे कमांडो कम और दुनियादार ज्यादा लग रहे हो। मैं चुप हो गया। थोड़ी ही देर बाद बस मरवाकली शहर के एक अड्डे पर जाकर रुक गई। पोशाली ने बाहर निकलकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और हम जल्दी जल्दी वहां से निकलकर एक बाजार में आ गए जहां अक्सर दुकानें बंद थी। एक जगह चाय की दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। उस दुकान की पेशानी पर वहां के रिवाज के मुताबिक जर्द कीलों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। चाय की दुकान के अंदर भी बैठने की जगह थी। हम खामोशी से अंदर घुस गए। नाश्ता करने के बाद मैंने बैरे को बुलाकर उसे अंग्रेजी में कहा कि सिगरेट ला दो। बैरा बाहर चला गया। मैंने पोशाली से कहा, कम से कम अब तो इस बैरे से मालूम करो कि हम लंका के किस इलाके में हैं। पोशाली चाय पीते हुए मुस्कुरा दी। बैरा वापस आया तो पोशाली उससे सिन्हाली में बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद बैरा चला गया तो मैंने बाजार की तरफ देखते हुए बेताबी से पूछा कि जाफना के बारे में क्या पता चला। पोशाली ने चाय का हल्का सा घूंट लेते हुए होंठों को सुकेड़ कर बोला, जाफना यहाँ से 20 मील दूर है। खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा।
मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। नाश्ता करने के बाद हम चाय की दुकान से निकलकर एक तरफ चलने लगे। अब पोशाली कहने लगी, लड़के ने बताया है कि जाफना से एक रेलगाड़ी सीधी कोलंबो शहर भी जाती है, मगर वो ट्रेन रात के 11 बजे चलती है। मैंने कहा वो खा रात के 15 बजे चले, हम उसी पर जाएंगे। खुदा का शुक्र है पोशाली, अब समझो कि कोलंबो पहुंचना बेहद आसान हो गया है। पोशाली बाजार में चलते हुए बड़ी मोहतात नजरों से इधर उधर देखती जा रही थी। अब बाजार की अक्सर दुकानें खुल चुकी थीं और रौनक ज्यादा हो गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, अभी ट्रेन के चलने में बड़ा वक्त पड़ा है, हमें ये वक्त किसी ऐसी महफूज जगह पर गुजारना होगा जहां हम पर किसी की मशकूक नजरें न पड़ सकें। मैंने कहा, ऐसी जगह कोई कब्रिस्तान या शमशान भूमि ही हो सकती है। जाफना शहर कसम कर मेरी तबीयत कुछ चहकने लगी थी। पोशाली बाजार में एक तरफ घूम गई। ये बाजार ज्यादा चौड़ा नहीं था और जहाँ दुकानें भी कम थी, जिसकी वजह से इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। पोशाली कह रही थी, बैर ने बताया है कि बस स्टैंड से हमें जाफना के लिए हर 1 घंटे के बाद बस मिल सकती है। मैं मजाक के मूड में था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन हम हर 1 घंटे के बाद तो जाफना नहीं जा सकते, हम तो एक बार ही बस में सवार होकर जाएंगे। पोशाली मेरे इस जुमले से लुत्फानंदोज न हुई। बेजारी से सांस भर कर बोली, हमें इसी वक्त बस पकड़कर जाफना की तरफ निकल जाना चाहिए। मुझे क्या एतराज हो सकता था। एक बूढ़ी सिनहाली औरत अपने मकान के आगे फुटपाथ पर झाड़ू दे रही थी। पोशाली ने उससे बस अड्डे का दरियाफ्त किया और हम 2-3 छोटे छोटे बाजारों से गुजरकर लारी अड्डे पर पहुंच गए, जहां 2-3 पुरानी लारियां खड़ी थीं। एक लारी पर पानों और कीलों के टोकरे लादे जा रहे थे। कुछ मुसाफिर अंदर बैठे थे। हम भी टिकट लेकर चुपके से लारी में बैठ गए। मुसाफिरों ने एक बार नजर उठाकर हमें देखा, फिर चबा चबा कर पान खाने, बीड़ियों की कश लगाने और बातें करने में मशगूल हो गए। मरवाकली से ये लारी ठीक 7 बजे चली। जाफना यहाँ से कुल 20 मील था, मगर लारी रास्ते में जगह जगह ठहर कर मुसाफिरों को लेती। मजीद सामान लारी की छत पर रखा जाता। 8:30 बजे लारी जाफना शहर में दाखिल हुई। जाफना श्रीलंका के शुमाल में एक बारौनक शहर है, जहाँ सरबफलक इमारतें तो नहीं हैं मगर कुशादा सड़कें हैं। लेकिन शहर के सिविल एरिया में खूबसूरत दीदा ज़ेब कोठियां भी हैं, जो पाम और केले के दरख्तों से घिरी हुई है। लारी शहर की सैर करवाती हुई अपने अड्डे पर आई थी। ये एक बड़ा शहर था, जहाँ CID वालों का खतरा मौजूद था। चुनाचे हम दूसरे मुसाफिरों के साथ ही लारी से उतरकर यूं ही एक तरफ चल पड़े। हम ऐसे चल रहे थे जैसे हमें मालूम हो कि हमें कहाँ जाना है। हम एक कुशादा सड़क पर आ गए, जिसकी दोनों जानिब 2 मंजिला फ्लैट थे। इन फ्लैटों के आगे सिहन थे, जहाँ गाड़ियां और रिक्शे वगैरह खड़े थे। सड़क पर भी काफी आमदोरफ्त थी, जहाँ ट्रैफिक के सिपाही भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे ख्याल के मुताबिक कोई CID का आदमी हमें नजर नहीं आया था। पोशाली मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने सामने देखते हुए पूछा, क्या ख्याल है, हम सीधे स्टेशन पर ही ना चले जाएं? पोशाली बाजार की जानिब गौर से इमारतों पर लगे हुए साइन बोर्ड पढ़ने में मसरूफ थी। फिर वो एकदम से एक 3 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ी। मैं भी उसके पीछे पीछे था। इस इमारत के बाहर सिन्हाली और अंग्रेजी में कृष्णा होटल लिखा हुआ था। अंदर पहुंचकर पोशाली होटल के काउंटर पर खड़े बूढ़े सिन्हाली से बातें करने लगी। फिर उसने मेरी तरफ गर्दन मोड़कर अंग्रेजी में कहा, 20 रुपए देना। मैंने जल्दी से 10-10 के 2 नोट निकाल कर उसे दे दिए। पोशाली ने रजिस्टर पर दोनों का नाम लिखवाया और पता लिखवाया। फिर बूढ़े से चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मैं उसके साथ साथ था। दूसरी मंजिल पर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और बोली, मेरे ख्याल में ये होटल हमारे लिए एक महफूज जगह है। मैंने पोशाली से पूछा कि उसने रजिस्टर में क्या लिखवाया है। उसने कहा, मियाँ बीवी लिखवाया है। मैंने उसे बताया कि हम टूरिस्ट हैं, मद्रास से सयाहत करने यहाँ आए हैं, अब वापस जा रहे हैं। और क्या लिखवाती? वाकई इससे ज्यादा वो और क्या लिखवा सकती थी। कमरे की खिड़की नीचे बाजार की तरफ खुलती थी, जो बंद थी। मैंने उसे जरा सा खोल कर नीचे देखा। मुझे वहां कोई शख्स नजर नहीं आया जिस पर मुझे CID वाले का शुबा होता। खिड़की बंद करके मैं कुर्सी पर बैठ गया और पोशाली को बोला, फिर भी पोशाली, हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हम खतरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं। लंका पुलिस और इंटेलिजेंस बहरहाल हमारी तलाश में होगी, और जैसा कि मुझे यकीन है कि हमारी तस्वीर भी पुलिस थानों में तकसीम हो गई होगी। पोशाली सिंगार में इस पर से कंघी उठाकर अपने सुनहरे बालों में फेर रही थी। कहने लगी, अपनी तरफ से हम मोहतात ही रहेंगे, लेकिन बहरहाल शहर में आवारागर्दी करके पुलिस की नजरों में आने से बेहतर है कि हम इस होटल में अपने आप को बंद कर लें। यहाँ हमने जाने कितनी देर बाद गुस्ल किया, नीचे से चाय मंगवाई और चाय पीते हुए अपने आइंदा प्रोग्राम मुरतब करने लगे। पोशाली का ख्याल था कि मुझे शाम के वक्त रेलवे स्टेशन पर जाकर कोलंबो तक के 2 फर्स्ट क्लास टिकट ले आनी चाहिए।
हमारे पास इतने पैसे हैं कि फर्स्ट क्लास में सफर कर सकें। आला कंपार्टमेंट में पुलिस वाला भी दाखिल नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर उठकर खिड़की के पास आ गया। जरा सा पट खोल कर नीचे बाजार में देखा। लोग आ जा रहे थे, ट्रैफिक जारी थी, लेकिन किसी खंबे के साथ कोई ऐसा शख्स दिखाई न दिया जो इंटेलिजेंस का आदमी हो और हमारा पीछा कर रहा हो। ये हमारी खुशकिस्मती थी। मैंने पोशाली से कहा, मेरा ख्याल है तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो, मैं किसी पार्क में निकल जाता हूँ। नींद हम दोनों को आ रही थी। चुनाचे मैंने पोशाली को सुला दिया और खुद कमरे को ताला लगाकर होटल से बाहर निकला और करीब ही एक पार्क में जाकर बेंच पर नींद तराश हो गया। पार्क में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। नींद मुझे भी आ रही थी। सारी रात जाग कर तकलीफ दे सफर में गुजरी थी। मैंने दरख्तों को देखने के बहाने अपने आसपास का जायजा लिया। पार्क तकरीबन खाली था।